9 बजे एनडी स्टूडियो में श्री नितिन देसाई, इनका मृतदेह जो है ये रस्सी को लटकता हुआ मिला है। हमने साइबर फोरेंसिक, फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड को आमंत्रित किया है और खालापुर पुलिस स्टेशन में अकस्मात मृत्यु की नोंद की है। हम हर एक एंगल को जो है जांच रहे हैं। थँक्यू। जाऊन आले आतमध्ये मी गेलो होतो, पण प्रत्यक्षात तिथे भेट होऊ शकत नाही। एक टीम आलेली आहे, ते त्याचा सगळा परीक्षण, पंचनामा या सगळ्या गोष्टी चाललेल्या आहेत। त्यामुळे जवळ कोणाला काय जाऊन देणार नाही। त्यांच्या सौभाग्यवती आता आलेले आहेत, नातेवाईक आलेले आहेत आणि नितीन देसाई माझे एकदम जवळचे मित्र। त्यांचा व्हॅलीपॅडचा उपयोग आम्ही माननीय शिवसेना प्रमुख उद्धवजी आल्यावर इथेच उतरायचे आणि नेहमी त्यांचा माझा संबंध आलेला आहे। त्यांच्यामुळे या भागातले आदिवासी लोक बरेच कामधंद्याला होते, ते एक मोठं नुकसान होणार आहे। गेल्या 10 दिवसापूर्वी माननीय उद्धव साहेब इचलवाडीला भेट द्यायला आल्यानंतर मी इथे आलो होतो का साहेबांना फ्रेश होण्यासाठी। इथे त्यांना माहिती तर त्यांच्याशी मी चांगल्या प्रकारे असं काय त्यांच्यावर तणाव बिनाव वाटल्यासारखं काय वाटलं नाही, एकदम व्यवस्थित होते। पण आता काय कसा प्रकारे माणूस कसा बदलतो हे काय सांगता येत। 180 करोडचं लोन होतं आणि ते काय मला त्याची कल्पना नाही, कारण तसं वाटलं पण नाही मला। आहेत एवढा मोठा बिझनेस आहे त्यांचा, त्याच्या काय लोन शिवाय काय चालत नाही ना। कुठलाही व्यवसाय आला त्याला बँकेचं सहकार्य लागतं, पण हे आहे की नाही हे मला माहित नाही। नितिन देसाई के साथ में जो हुआ उसके बारे में बताइए। नितिन देसाई साहब के साथ जो उनको मजबूर किया गया आत्महत्या करने के लिए, ये हम लोगों को पहले से अंदेशा था कि उनके साथ कुछ न कुछ गलत होगा, क्योंकि उनकी जो एनडी स्टूडियो हो उसको हड़प करने के लिए कुछ लोग ऐसे शक्तिशाली लोग लगे हुए थे जिन्होंने एडिलविस को एक माध्यम बनाया और एडिलविस को इस्तेमाल करके उनको इतना टॉर्चर किया कि उनको आत्महत्या करना पड़ा। जबकि मैं आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक जब भी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लाइसेंस देती है तो उनके पीछे रिकवरी के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस है। टाइम टू टाइम रिजर्व बैंक गाइडलाइन इशू करती रहती है। उस गाइडलाइन के हिसाब से ओटीएस उनको दिया जा सकता था। मैं एक ऐसा सेम केस बताता हूँ, एडिलविस फाइनेंस का ही, हमारे नवी मुंबई का एक नामी बिल्डर है भूमिराज बिल्डर, जो लगभग लोन का उनका अमाउंट लगभग 350 से 400 करोड़ हो गया। उनके बड़े ईजी सेटलमेंट्स दिए उन्होंने, जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और जबकि नितिन देसाई का तो बहुत अमाउंट कम था, उन्होंने अपने ऑफिस को बेच करके भरा भी, इवन कि उन्होंने वो ओटीएस मांगा भी था, बट उनको दिया नहीं गया। तो इससे ये साबित होता है कि एडिलविस और इनके पीछे जो लोग हैं वो एक साजिश किए हैं और इसकी सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी ही चाहिए। और हमारे इंडिया में आज इस तरह से एक ये मकड़ जाल हो गया है फाइनेंस कंपनियों का। रिजर्व बैंक इनको लाइसेंस तो दे देती है, बाकी रिजर्व बैंक का कोई कड़ा इन पे पकड़ नहीं है, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। जो आपने पहले देखा होगा कि सामंत शाही लोग लोन रिकवरी करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया करते थे, जिसके सुन करके तो रोंगटे खड़े हो सकते हैं। वही काम आज भी हो रहा है, बट वो लाइसेंस के हिसाब से हो रहा है। आप चाहे गोल्ड लोन लेने जाइए तो भी उनका जो कैलकुलेशन रहता है वो कैलकुलेशन इस तरह का गुमराह करने वाला रहता है कि आदमी पागल हो जाता है। व्हीकल लोन लीजिए, हाउसिंग लोन लीजिए, किसी ना किसी तरह से उनका ये इच्छा रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इनसे वसूल लिया जाए और जो लोन दिया हुआ प्रॉपर्टी है वो भी अपने हाथ में ले लिया जाए। इस तरह से ये फाइनेंस, ऐसा लगता है कि जैसे एनबीएफसी फाइनेंस जो है इलीगल तरीके से वसूली कर रहा है। 200% इलीगल तरीके से इनकी वसूली होती है। इनके इंटरेस्ट कैलकुलेशन का तरीका जो होता है वो भी होता है। इवन की जो पतपेड़ियाँ हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक से, जो कोऑपरेटिव एक्ट्स का और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो मतलब अनह्यूमनल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जिसको किसी भी थर्ड आदमी को गारंटर बनाना, उनसे रिकवरी करना, बोरोवर से रिकवरी करना, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। अभी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ब्रिटिश के लॉ को बदले हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमारे ये जो कोऑपरेटिव एक्ट्स है जिसमें ये इस तरह से रिकवरी जो किए जाते हैं, वो रिकवरी भी जो बहुत ज़्यादा डेंजर तरीके से किया जाता है। और ये इसमें इतने गुंडे लोग, पुलिस प्रशासन, बाकी हर लोग उनको मदद करती है इस तरह से रिकवरी के लिए। स्टेट गवर्नमेंट से आपकी मांगे क्या है? स्टेट गवर्नमेंट से मेरी यही मांगनी है कि इतने जो भी कानून बने हैं उस कानून का फिर से रिव्यू किया जाए
और इस तरह के फाइनेंस कंपनी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उनको शिक्षा मिल सके, ताकि दूसरा कोई काम ना कर सके। अभी इस तरह के जो आपने चाइनीज ऐप देखे हैं जो 10-5 हजार रुपया आपके तुरंत इमीडिएट लोन दे देते हैं, ल्यूक्रेटिव, हर आदमी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है इंडिया में, वो इजी गोइंग लोन ले लेता है, उसके थोड़े दिनों के बाद ही वो बढ़ के कितने टाइम मल्टीपल हो जाते हैं। और अगर आप टाइम देने में उनको ना समय पे ना चुका पाइए तो आपके सारे सिस्टम्स को, डेटास को हैक करके, आपका ब्लू फिल्म बना करके, न्यूड फिल्म बना करके लोगों को डालना, परेशान करना, मतलब इतना ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना देते हैं कि आदमी उसमें भी आत्महत्या करे। बहुत लोगों ने आत्महत्या किया। तो हमारे यहाँ जो इस तरह का ये लोन का मकड़ जाल है और जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज़ करते हैं, नितिन देसाई साहब में तो वो ओटीएस हो सकता था, बिना कोर्ट के ऑर्डर के वो लोग जबरदस्ती कब्जा भी करने की कोशिश की उनकी स्टूडियो को। मतलब किसी ना किसी तरह से उनके पीछे जो लोग लगे हुए हैं एडिलवीज के, वो लोग चाहते थे कि किसी ना किसी तरह से उनको बेदखल किया जाए और उनका स्टूडियो हड़प कर लिया जाए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आपका अगला एजेंडा देखिए, क्या होगा? पहले तो मेरा ये मानना है कि ये जो एडिलवीज के जो एमडी हैं, ये अपने लोगों को, मतलब अपने साइड के जो लोग उनसे बिलोंग करते हैं, जो हमारे यहाँ अभी देखा जो कंपनी है वो भी गुजरात का है, उनको उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दिया। हमारे जो मराठी मानुस थे उनके साथ उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया। दूसरी बात कि जो मराठी मानुस के लिए हक के लिए आवाज़ उठाती थी, हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी हुई चाहे नेता हुए, आज इस मुद्दे पर सब लोगों का मुंह बंद है। हम लोगों को बड़ा तकलीफ हुआ। हम लोगों को तो लगा था कि माननीय राज साहब ठाकरे इसमें बहुत जोरदार आवाज़ उठाएंगे। अगर वो आवाज़ उठाए होते तो जरूर कुछ ना कुछ होता, क्योंकि उनकी आवाज़ में इतनी दम थी। तो मेरा ये मांगना है कि अगर जल्दी से जल्दी इस पर सीबीआई इंक्वायरी नहीं लगाई गई, इसके पीछे कौन से लोग थे उनको सामने नहीं लाया गया, कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं जल्द से जल्द मंत्रालय के सामने उपोषण पे बैठूंगा।